हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का इस बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्लासेस में, जहां पे 100% हम लोग प्रैक्टिकल कंटेंट देखेंगे विद प्रैक्टिकल असाइनमेंट। मैं आपको जीरो टू हीरो जो है वो बनाने का वादा किया हूं, और आपको आफ्टर एंड द क्लास पता चल जाएगा कि किस टाइप से हम लोग इन चीजों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है अंकित पांडे, मैं बाई प्रोफेशन हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अलावा मैं को फाउंडर हूँ लाइफ लॉन्ग लर्नर का, और बाई प्रोफेशन तो मैं सीए हूँ, बट बाई पैशन में एक टीचर हूँ, क्योंकि मेरे को कीड़ा है किसी चीज को सिखाने का। सो वही मैं आपके साथ करता चला जा रहा हूँ। 6+ ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट फील्ड में, जहाँ पे मैंने सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखी हैं। वो आपको कोर्स में भी झलकेगी कि थ्योरी नॉलेज कम, हवाबाजी कम, आपको प्रैक्टिकल कंटेंट ज्यादा मिलने वाला है। इसके अलावा मैंने बीकॉम एमकॉम कर रखा है टैक्सेशन फील्ड में। मैं रेगुलर ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपके लिए क्रिएट करता रहता हूं। सो आप भी यदि चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब किया कि नहीं, कर लो, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो जरा लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा मैंने ट्रेन किया है 5000+ स्टूडेंट को, जो आज अकाउंटिंग के कैरियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि आखिर इस प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में क्या क्या आप सिखाने वाले हो। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग क्लासेस में आपको सबसे पहले तो अकाउंटिंग के बेसिक से रूबरू करवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि आपके अकाउंटिंग के बेसिक की ना कितनी जो है वो डालम डोल है, ठीक है, वो कितने हिले हुए हैं, वो आप आगे की क्लासेस में सीख जाओगे। उसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज करूंगा टैली प्राइम को, जो कि आपको पता है 80% से ज्यादा अकाउंटिंग इंडस्ट्री पे यूज किया जाता है। ऐसा कौन सा सीए प्रैक्टिसिंग है जो टैली प्राइम यूज नहीं कर रहा है। एमएसएमई, हर एक एमएसएमई बिजनेस ऑलमोस्ट 80% टैली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने रेफरेंस लिया है टैली प्राइम का, क्योंकि अकाउंटिंग के बेसिक तो सेम रखने वाले हैं, सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंटरफेस चेंज हो जाता है। देन उसके अलावा अकाउंटिंग में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है जीएसटी का, उसके क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग में, मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आखिर टीडीएस और टीसीएस का इम्प्लीकेशन कैसे होता है, यदि किसी जर्नल एंट्री में हमें करना हुआ टीडीएस का इम्प्लीकेशन, और यहां तक नहीं, उसकी रिटर्न फाइलिंग तक सारी चीजें सीखने वाले हैं। देन इसके बाद मैं सिखाने वाला हूं आपको इनकम टैक्स की, आप जो है इनकम टैक्स से कैसे रूबरू हो सकते हैं। लास्ट में होता है बुक्स का फाइनलाइजेशन, और ये जो तीनों टॉपिक थे ऊपर, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकी जो है रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिकल इस कोर्स में आपको मिलने वाली है, जो कि आपको माइंड ओपन कर देगी कि एक बार हमने रिकॉर्डिंग सही की ना तो हमारी रिपोर्टिंग सही होती है, और रिपोर्टिंग सही हुई तो हमारे रिटर्न यूं हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भागते हैं इसके पीछे, रिटर्न फाइलिंग के पीछे, और मैं बोलता हूं आप तो भागो बेसिक के पीछे। यदि आपने एक बार बेसिक क्लियर कर लिया ना, रिटर्न फाइलिंग बड़े ही स्मूथ तरीके से हो जाएगी, क्योंकि आज चारों तरफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। हर एक रिटर्न के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं, बट उसके लिए आपके फंडामेंटल बेसिक क्लियर होने चाहिए। ओके, सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर हम इस इंडस्ट्री पे जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस लेवल की अकाउंटिंग की जॉब मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं बताता हूं, सबसे पहली मार्केटिंग में अकाउंटिंग की जॉब होती है एज अ बुक कीपर। आप देखते हो कहीं पे भी यदि बिलिंग करनी होती है तो उसे बुक कीपर बोला जाता है, ये रखा जाता है ओनली फॉर बिलिंग पर्पज। देन सेकंड लेवल ऑफ जॉब होती है जो कि होती है एज अ जूनियर अकाउंटेंट, जो कि सारी की सारी बिलिंग वाली चीजें तो संभालता ही है, इसके अलावा वो लेजर स्क्रूटनी करना भी सीख जाता है। मीन्स वो उसको परचेज का, क्रेडिटर का, डेटर का, ये सारे लेजर लेजर रिकंसिलेशन सारी चीजें आनी चाहिए, उसको एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दी जाती है। देन थर्ड कैटेगरी आती है एज अ सीनियर अकाउंटेंट। एज सीनियर अकाउंटेंट उसको पास ये सारी कला तो होनी चाहिए, कौन सी, बुक कीपर वाली, जूनियर अकाउंटेंट वाली, साथ ही साथ उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए आना चाहिए, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, ये सारी यदि नॉलेज है आपके पास तो आप एलिजिबल हो एज अ सीनियर अकाउंटेंट के लिए। देन उसके बाद आता है एज अकाउंटेंट मैनेजर, और अकाउंट मैनेजर के अंदर ये तीनों बच्चे कवर हो जाते हैं। मीन्स बुक कीपर, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये जो है अकाउंट के पूरे डिपार्टमेंट का पिताजी होता है, मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो सारे के सारे अकाउंट डिपार्टमेंट को चलाता है। वहीं पे आपके मन में ऐसी भी चीज होगी कि भैया मेरे को बताओ कि आखिर
यहाँ पे हमको किस टाइप में जो है वो सैलरी मिलती है। यदि मैं बुक कीपर में ज्वाइन करता हूँ तो क्या सैलरी मिलेगी एज ए जूनियर अकाउंटेंट। तो यदि मैं मार्केट रेंट के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10K टू 12K, 10 से 12 हजार रुपए तक की सैलरी ऑन एन एवरेज यहाँ पे फुल टाइम बेसिस पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मिलती। वहीं जूनियर अकाउंटेंट यदि आप बनते हो तो आपकी सैलरी होती है तकरीबन 15 टू 20K। 15 से 20 हजार रुपए आपको एज अ जूनियर अकाउंटेंट ऑफर होते हैं। वहीं यदि आप सीनियर अकाउंटेंट बन गए ना तो आपकी सैलरी हो जाती है तकरीबन तकरीबन 30 टू 45 थाउजेंड के बीच में वेरी करती है आपकी सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी। और आप यदि एक अकाउंट मैनेजर बन जाते हो तो ये स्टार्टिंग होती है 40,000 टू ये जाती है 60-70 थाउजेंड रुपीज तक की। सो ऐसा कुछ होता है सैलरी का किसमें, अकाउंटिंग जॉब में। और मैं आज एक चीज बताऊं, अनडाउटली आपका जो ऑडिट करता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होता है ऑडिट का। बट हर एक सीए से आप पूछोगे, हर एक इंडस्ट्री पे पूछोगे तो उसको एक परफेक्ट अकाउंटेंट की नीड होती है। बताता हूं क्यों। क्योंकि हम सबको ना एक टैली ऑपरेटर बहुत इजी मिल जाते हैं जो टैली में सारी चीजें करते हैं। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज जब जीएसटी है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है और रोज चेंजेस आ रहे हैं तो हर बिजनेस और बिजनेसमैन चाहता है कि उसको एक परफेक्ट अकाउंटेंट मिले। सो हमेशा ये चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। हर एक सीए की जो है वो प्रैक्टिसिंग कॉल आते रहते हैं कि यदि आपके पास एक अच्छा अकाउंटेंट हो तो जरूर रेफर करिएगा, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री में एक परफेक्ट अकाउंटेंट की नीड होती है। ओके, बहुत बढ़िया। सो आगे हम समझते हैं कि आखिर एक अकाउंटेंट, एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए हमें किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बता दूं सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको एजुकेशन। एजुकेशन कोई हाई फाई एजुकेशन नहीं चाहिए होता। यदि आपने 12th किया है तो भी काम चल जाएगा। बट यदि आपने बीकॉम, एमकॉम लाइक जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि ये कोर्स आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपके अंदर कितनी स्किल्स है वो मायने रखती है, ना कि आपका एजुकेशन। देन इसके बाद यदि आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है ना, अच्छा है, ये आपके रिज्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, पावर देंगे। अदरवाइज ये नहीं भी है ना तो भी मैं अगेन बताया आपकी स्किल्स काम आएगी। देन ये होना बहुत जरूरी है, एनालिटिकल स्किल। मीन्स अकाउंट, जो एक अकाउंटेंट होता है ना उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबल होते बनता है। मींस कोई भी ट्रांजैक्शन आता है उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे एडजस्ट करता है। क्योंकि एक अकाउंटेंट की जो जॉब होती है वो दो लोगों के बीच में होती है। पहला होता है बिजनेसमैन, दूसरा होता है उसको कोऑर्डिनेट करने वाला उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब बीच में हमारा अकाउंटेंट भाई होता है, उधर से बिजनेसमैन अपनी तरफ खींचेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी तरफ से खींचेगा। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजिड माइंड वाला हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बातें दोनों तरफ से बना के रखनी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और फोर्थ एंड लास्ट चीज है अटेंशन टू डिटेल। हर चीज को बस ऊपर ऊपर लेवल पे देखने से काम अकाउंटिंग नहीं हो जाएगी। यदि आपको अटेंशन टू डिटेल जाना है तभी आप बिजनेस को समझ पाओगे, क्योंकि एक अकाउंटिंग जो है वो बाद में होती है, पहले आप बिजनेस को समझते हो। क्योंकि ये जो रोल होता है ना कोई छोटा मोटा रोल नहीं होता। मैं बता दूं जिस भी अकाउंटिंग फर्म में आप जॉब करते हो वहां के मैनेजमेंट से आप सीधे सीधे डील करते हो। मींस मैनेजमेंट के साथ उठना बैठना होता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोऑर्डिनेट करते हो। सो आपको उतना प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य होता है। भैया आप यहाँ पे क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई कि आप गलत ट्रैक पे ना चले जाओ। इसलिए ना चले जाओ कि अकाउंटिंग जॉब जो है वो आपको बड़ी अच्छी लग रही, अरे यहाँ पे बड़े पेशेंस का खेल होता है, पेशेंस चाहिए होता है। हमारे जो आपको पता है कि जीएसटी, इनकम टैक्स, इनकी ड्यू डेट चलती रहती है। हो सकता है किसी वर्किंग टाइम पे जब आपका थोड़ा पीक टाइम चल रहा हो तो आपको 8 9 10 बजे तक भी रुकना पड़े। कोई एक लेजर है जो नहीं मैच कर पा रहा है, उसको मैच करने के लिए आपको 4 6 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। सो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके डन, यहाँ तक चीजें सही है, हमको समझ में आ रही है। आप मेरे को एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ जॉब कितनी अवेलेबल होती है। यदि मैंने अकाउंटिंग अच्छे से सीख ली तो आपको किस किस टाइप की जॉब मिल सकती है। तो मार्केट में जॉब होती है सबसे पहले तो फुल टाइम जॉब।
फुल टाइम जॉब एज अ मैंने बताया आपको क्या बुक कीपर जूनियर सीनियर अकाउंटेंट एज पर योर लेवल आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें पार्ट टाइम, और ये मैं बताऊं ये मेरा फेवरेट रहा है। मैंने इसको बहुत कुछ यूज किया है एज अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि मैं जब सीए करता था ना, तो मेरा भी एक टाइम ऐसा था जहां पे खर्चे निकालने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती थी। तो मैंने पार्ट टाइम अकाउंटिंग की बहुत सारी जॉब की, और इसमें मेरे को एक फायदा समझ में आता था। यदि मैं यहाँ पे फुल टाइम करता हूँ ना, 9 to 6 मेरे को जाना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, बट मैं अपनी चॉइस से यहाँ पे यूज करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि मैंने 1 से 2 घंटे दिए ना बिजनेस को, तो भी मैं इजिली 5 to 7 thousand रुपीज चार्ज कर लेता था 1 मंथ का। 1 घंटे देके 5 से 7 हजार, ये मेरे पास ऐसे 4 से 5 भी क्लाइंट हो गए ना, आराम से मैं 35 40 हजार रुपए निकाल सकता हूँ। बट इसके लिए क्या होना पड़ेगा आपको? वही अगेन फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बिजनेस की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, 4 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना आना चाहिए। और कोविड ने मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प की थी एज अ फ्रीलांसिंग। जब कोविड आया तो सारी चीजें बंद हो गई, सो एक ही सहारा था, वो था फ्रीलांसिंग। ये फ्रीलांसिंग उसके बाद मैंने करनी चालू की। आखिर फ्रीलांसिंग के थ्रू आप कैसे वर्क लेके आओगे, कैसे अकाउंटिंग के जॉब लेके आओगे? लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप नेटवर्किंग करते हो, और उस नेटवर्किंग के थ्रू आज बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो एज अ फ्रीलांसर अकाउंटेंट को हायर करती हैं। सो इस तरीके से ये तो बात हुई कुछ हमारे जो है वो अकाउंटिंग जॉब की। ये जो हमारा कोर्स है वो 4 मॉड्यूल में बटा हुआ है। पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ बेसिक अकाउंटिंग पे वर्क किया। सेकंड है जीएसटी एंड टीडीएस, जहां पे मैंने जीएसटी और टीडीएस की इन डेप्थ डिटेल में बात की है। आखिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग तक कैसे सारी चीजें की जा सकती हैं। थर्ड है इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह कैसे आप करोगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट है फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मींस ऑडिट के लिए आप डेटा कैसे प्रिपेयर करोगे। सो ये कुछ इस कोर्स की डिटेल है। देन अगेन अब हम पहुंचते हैं एक्चुअल कंटेंट पे, जो कि है क्या? प्रैक्टिकल अकाउंटिंग फंडामेंटल, मींस व्हाट इज अकाउंटिंग। आप तब से करिए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बट मेरे को एक बात तो बताओ, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है क्या? इससे पहले कि मैं आपको अकाउंटिंग बताऊं, सबसे पहले मैं बताता हूं कि किसी बिजनेस को अकाउंटिंग की नीड क्यों है। एक बिजनेस को अकाउंटिंग की नीड है बिकॉज वो चाहता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका क्या चाहता है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। देन उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग हो गई उसका वो रिजल्ट असर्टेन करना चाहता है। उससे क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस दिखती है। इस फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, लाइक यूजर्स इन्वेस्टर डिपेंड करते हैं आपके फाइनेंशियल पे, आपका बैंक डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल पे, लोन देना भी है कि नहीं देना। खुद जो है उसके ऑनर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है क्या? लीगल कंप्लायंस। सारे के सारे जो डंडा है ना मोदी जी के, जीएसटी इनकम टैक्स, उनको भी तो हमको फॉलो करना है। उसके लिए हमें लीगल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो सबसे पहले अब मैं आ जाता हूं आपके साथ अपने पसंदीदा टॉपिक, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? तो मैं आपको ज्यादा हाई फाई इंग्लिश में नहीं बताऊंगा चीजें, बस सिंपल सा मैं बताऊं तो सबसे पहले होती है रिकॉर्डिंग, देन होती है रिपोर्टिंग, और उसके बाद होता है एनालिसिस। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसकी सबसे पहले होने वाली है रिकॉर्डिंग। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो उसकी रिपोर्टिंग होगी, और रिपोर्टिंग होने के बाद एनालिसिस होगा। भैया मेरे को समझ में नहीं आया, आप समझाओ। आप जब जर्नल एंट्री करते हो इसको बोलते हैं डेटा एंट्री, मतलब एंट्री को रिकॉर्ड करना। इसका इफेक्ट पी&एल, बैलेंस शीट, जीएसटी रिटर्न एवरीवेयर जाता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। दैट्स वाई मैं बोलता हूं यदि आपकी रिकॉर्डिंग सही हुई ना, तो रिपोर्टिंग तो ऑटोमेटिक सही होती जाएगी। ठीक है। देन इसके बाद एनालिसिस होता है। अब आपका एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गया है ना, अब इसका एनालिसिस किया जाएगा। मींस पूरा का पूरा अकाउंट फाइनलाइजेशन टाइम पे एनालिसिस किया जाता है कि आखिर अब ये ऑडिट के लिए पूरी तरीके से रेडी है या नहीं। तो आपको समझ में आया कि अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, देन इसके बाद रिपोर्टिंग, और देन उसके बाद एनालिसिस। पर्पस क्या है? सिंपल सा पर्पस है भाई, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बतानी है। किसके लिए? ठीक है, इनसाइट ऑफ बिजनेस, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। ठीक है, मैंने बताया आपको कई डिसीजन मेकर होते हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दम पे क्या अपनी
जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन इसके बाद जो है वो बैलेंस बिटवीन असेट और लाइबिलिटी, ये तो हमें करना ही है। मतलब यहाँ पे क्या होता है बिजनेस में, तो की एलिमेंट क्या बिजनेस के होते हैं वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। की एलिमेंट ऑफ बिजनेस होता है असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। अरे वाह वाह, ये तो मैंने सुना, इसमें क्या नया बताओगे? अरे मैं बताऊं, ये यदि आपने अच्छे से सीख लिया ना कि व्हाट इज असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इसके बाद तो आपकी पूरी दुनिया जो है वो बन जाने वाली है। असेट एक बिजनेस के लिए वो चीज होती है जो कि प्रोवाइड करे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कोई भी ऐसी चीज जो कि मेरे पास है, मींस बिजनेस में है और मेरे को उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? उसे हम असेट बोलने वाले हैं। सपोज करो आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका स्कूल का बिजनेस, आपके पास सिंपल स्कूल है और स्कूल में क्या है, आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, वहां पे पास आपके प्रोजेक्टर है। ये क्या है? ये ऐसी चीज है जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती चली जाएगी। आपके पास कोई एक ऐसा आपने मॉडल विकसित कर रखा है जिसमें बच्चों को ना एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। ये क्या है? भी वो एसेट है जो कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती चली जाएगी। और लाइबिलिटी क्या कहलाता है? लाइबिलिटी कहलाती है बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा होता है, ठीक है, बिजनेस के पास जो भी कर्जा होता है, मींस चाहे उसने इंटरनल या एक्सटर्नल ले रखा है, कोई भी कर्जा, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। एकदम मैं कॉमन सेंस में समझा रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज में। देन उसके बाद एक्सपेंसेस आता है। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। लाइक क्या मैंने बोला, मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया, उसके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग क्या हो गई? उसकी असेट हो गई। बट वहीं पे वो जो डे टू डे एक्सपेंसेस करता है, लाइक जैसे उसके टीचर आते हैं और वहां पे पढ़ाते हैं, तो ये क्या है? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक तरीके से एक्सपेंस हो गया। देन उसके बाद क्या आता है? इनकम। इनकम ऑल्सो नोन एज अ रेवेन्यू इज अ मनी ऑफ बिजनेस अर्न फ्रॉम प्राइमरी ऑपरेशन। ध्यान देने वाली बात है, स्कूल के ही केस में जो भी बच्चों से फीस आएगी, जो भी बच्चों से फीस आएगी, ये क्या कहलाएगी? ये प्राइमरी इनकम कहलाएगी किसी भी स्कूल की। तो उससे जो भी इनकम आती, अब तो बस आप सिंपल सा ऐसा समझो, यदि बिजनेस के पास कोई पैसा आ रहा है, वो बिजनेस की इनकम हो गई। बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, अब ये पैसा जा रहा है ना, तो दो कैटेगरी हो सकती है। एक ऐसा एक्सपेंसेस जो कि वो एक्सपेंसेस लगने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। एक बार हमने एक महीने का रेंट दे दिया तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचने वाली है, राइट? तो ये क्या हो गया? ये हमारा डेली एक्सपेंस हो गया, जो कि रेवेन्यू को, मतलब रेवेन्यू बंद तो एक्सपेंसेस बंद, ऐसा आप समझ सकते हो। एक बार यदि हमने जो है वो रेवेन्यू आना बंद हो गया तो मेरे एक्सपेंसेस भी बंद हो जाएंगे। बट जैसे लाइक अ बिल्डिंग, इसमें एक इनिशियल अमाउंट लगेगा इसको बनाने में, और इसका जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, मीन्स इसका एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता रहेगा। ये हमारी क्या कहलाती? असेट कहलाती है। और लाइबिलिटी तो सिंपल सा, जो भी हमारे सर पे कर्जा है ना, वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। तो ये जो हमारे जो है वो अकाउंटिंग में चार बच्चे होते हैं, इनको मैं चार बच्चे बोलता हूँ। पहला असेट, दूसरा लाइबिलिटी, थर्ड इनकम और फोर्थ एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग होती है ना, कुछ ऐसा अकाउंटिंग का इक्वेशन होता है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी ऑनर इक्विटी। आप तो इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी भूल जाओ, भूल जाओ। मैंने तो सिर्फ इस लेक्चर में क्या क्या समझाया, मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। मैंने बताया कि आखिर एक अकाउंटेंट को क्या क्या नीड होती है, क्या क्या चीजें उसको सीखनी चाहिए, और वो कैसे परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकता है। देन उसके बाद मैंने बताया कि आखिर किस टाइप से मार्केट में जॉब अवेलेबल होती है, क्या क्वालिफिकेशन नीडेड होता है। देन इसके बाद अकाउंटिंग होती क्या है और अकाउंटिंग के की एलिमेंट क्या होते हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर एक बार हमने अकाउंटिंग को समझ लिया ना, एक बार हमने अकाउंटिंग को समझ लिया, तो आखिर अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और अकाउंटिंग के लिए मैं बोलता हूं दोस्त, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। आप और मैं किसी एक कम्युनिकेशन, किसी एक लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं, और बस वही एक, ये आपने टर्मिनोलॉजी समझ लेना, वही अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। और अकाउंटिंग में लैंग्वेज होती है डेबिट क्रेडिट। मतलब डेबिट और क्रेडिट को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपका पूरा काम हो जाने वाला है, और आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री पे किसी भी तरीके से आप उसका हैंडल कर सकते हो, क्या? अकाउंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं आखिर ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, और
जो रूल होता है अकाउंटिंग का क्या होता है, जिसे मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र रूल ऑफ अकाउंटिंग, और इसे मैं अपनी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।